अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। मुस्लिम लीग नून कई बार फैसलों से पहले मिठाई बांटकर हजीमत उठा चुकी है और कल रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 15 रुपये कम करने का ऐलान किया और फिर लीगी रहनुमाओं के बयानात की एक लाइन लग गई। हिना परवेज भट्ट ने एक्स पर पोस्ट किया, ये है वो खुशखबरी जो PTI को रुला रही है। सानिया आशिक ने लिखा, हुकूमत महंगाई कम करके आवाम को रिलीफ फराहम कर रही है। वज़ीर इत्तलात ने भी 15 रुपये कमी के फैसले की पोस्ट रिपोस्ट कर दी, लेकिन जल्द ही वजारत ख़जाना ने बता दिया कि कौन किससे रुला रहा है। सवाल ये है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को हिदायत दें और कोई वजारत उसको मानने से इनकार कर दे, अहकामात को हवा में उड़ा दे। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये 40 पैसे कमी की जाएगी, डीजल 7 रुपये 90 पैसे सस्ता किया जाएगा। सरकारी मीडिया समेत तमाम निजी चैनल्स मुझ समेत हमने ये खबर चलाई। सोशल मीडिया पर हुकूमत पाकिस्तान के ऑफिशियल अकाउंट से भी शेयर किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर अराकीन ने भी इसका क्रेडिट लिया। 12 बजते ही कई पेट्रोल पंप्स पर 15 रुपये के हिसाब से कमी कर दी गई, लेकिन जब नोटिफिकेशन आया तो बिल्कुल उल्टा हुआ। पेट्रोल सिर्फ 4 रुपये 74 पैसे और डीजल सिर्फ 3 रुपये 86 पैसे ही सस्ता किया गया। सवालात उठे तो हुकूमत ने कन्फ्यूजन कहकर झेप मिटाने की कोशिश की। निजी टीवी के मुताबिक उन्हें वज़ीर आज़म ऑफिस के ज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म की सिफारिशात नज़रअंदाज नहीं हुई, बल्कि इसमें कन्फ्यूजन हो गई थी। वजारत ख़जाना की जानिब से जो पहली समरी PM ऑफिस को भेजी गई, उसमें गलती से पेट्रोल की कीमतों में वो कमी तजवीज़ की गई थी जो 15 मई को पहले ही की जा चुकी थी। वज़ीर आज़म ने नाज़रीन पहले तो समरी को मंजूर कर लिया और साथ ही वजारत ख़जाना को हिदायत की कि वो इन आदाद शुमार की तस्दीक कर लें, जिस पर वजारत ख़जाना को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने नए सिरे से समरी तैयार करके वज़ीर आज़म को भिजवा दी। अब यहाँ सवाल यह है कि क्या कोई वजारत इतनी गैर संजीदा हो सकती है कि गुज़िश्ता आदाद शुमार की बुनियाद पर नई समरी तैयार करके वज़ीर आज़म साहब को भिजवा दे? और अगर ऐसा वाकई है तो क्या हुकूमत इन अफसरान के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेने जा रही है जो हुकूमत की हजीमत और शर्मिंदगी का बाइस बने हैं? पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अब्दुल समी खान कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये कमी के ऐलान के बाद पंप से बड़ी मकदार में कम कीमत पर पेट्रोल फ़रोख्त किया गया। जो नुकसान हुआ उसके इजाले के लिए वजारत पेट्रोलियम को ख़त लिखेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत अगले हफ्ते अपना बजट पेश करने जा रही है, जिसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत मज़ीद महंगी होने का इम्कान है। इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत पर GST की शरह 0 है। IMF का मुतालबा है कि इसको 18 बढ़ाएं, जबकि पेट्रोलियम लेवी का जो हदफ है वो भी 869 अरब से बढ़ाकर 1080 रुपये तक ले जाने की 80 अरब तक ले जाने की तजवीज़ है। और अगर ऐसा हो जाता है तो रिलीफ तो दूर की बात है, पेट्रोल मज़ीद महंगा हो जाएगा। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में बैरिस्टर अकील मलिक साहब, स्पोक्स पर्सन हैं लीगल अफेयर्स के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ साथ हाफिज़ हमदुल्ला साहब JUIF से मेरे साथ मौजूद हैं और साथ साथ अहमद उवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। शाहिद हसन साहब, आपसे मैं बात का आगाज़ करूँगी, माशी तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपका। शाहिद साहब, सबसे पहले ये फरमाइएगा सर, कल वज़ीर आज़म की जानिब से हिदायत के बरक्स पेट्रोल 4 रुपये 74 पैसे और डीज़ल जो है वो 3 रुपये 86 पैसे सस्ता किया गया। अब हुकूमत कहती है कि ये सब कन्फ्यूजन की वजह से हुआ है, तो क्या ये महज कन्फ्यूजन है या IMF के दबाव का नतीजा है क्या ये? बहुत शुक्रिया। पहले मैं आपको एक सही सूरत हाल बता दूं। नंबर 1, पेट्रोलियम मसनूआत हो, बिजली या गैस हो, इसका IMF की शराइ से कतई कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो ये हुकूमत जब ये कहती है कि हम IMF की वजह से मजबूर हैं, तो वो गलत बयानी करते हैं, झूठ बोलते हैं। नंबर 1। दूसरा ये कि ओगरा जब सिफारिश करती है तो वक्तन फ़वक्तन हुकूमत उस सिफारिश को नहीं मानती और अपना फैसला कर देती है। वज़ारत ख़जाना उसमें इंटरवीन करता है, क्योंकि उनको बजट खसारे की पोजीशन देखनी होती है। तो उसका मैं वजह आपको बता दूं, IMF ने अभी हमसे ये कहा है कि आप ओगरा को इंडिपेंडेंट कर दें। यानी ओगरा को जब आपने फार्मूला दे दिया तो उस फार्मूले के बाद जब वो अनाउंस कर दें, चाहे हुकूमत या वज़ीर आज़म को ये इख्तियार नहीं है कि वो उसमें तब्दीली करें। इसी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है कि जो कैलकुलेशंस आ रही थी उसके मुताबिक कुछ और होना था,
लेकिन वो उसको इतना ज़्यादा करने की गुंजाइश हुकूमत के पास इसलिए नहीं थी। मैं आपको बता दूं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अभी चंद रोज़ कबल कहा है टीवी के ऊपर कि जनाब जो टैक्सों की वसूली एफबीआर को करनी चाहिए उससे 15,000 अरब रुपया एक साल में कम हुई है। तो जब 15,000 अरब रुपए आप कम वसूल करेंगे और आपका बजट खसारा बढ़ जाएगा, गर्दिशी कर्जा बढ़ जाएगा, तो आईएमएफ ये कहता है कि भाई आप अपने हालात ठीक करें, ये नहीं कहता कि आप बिजली के या पेट्रोल के नर्ख कम करें। तो उस फार्मूले के मुताबिक जो कुछ आ रहा था वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, चूंकि आप टैक्स चोरी के लिए भी तैयार नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको ये अमेंड किया, चूंकि उतनी गुंजाइश हुकूमत के पास नहीं थी। आपका तो जो है बजट खसारा आसमान पे जा रहा है। तो लेकिन जब आईएमएफ बार बार कह रहा है कि ओगरा को ऑथराइज कर दें, हुकूमत से पूछने की जरूरत नहीं है। ये फार्मूला ही गलत है कि ये पहली दफा नहीं हुआ है। अब ये हुआ तो जल्दबाजी में बयानबाजी उन्होंने कर दी। अगर वो प्राइम मिनिस्टर ने सियासी बयान दे दिया, जज्बात में आजकल वो चल रहे हैं बहुत ज्यादा कि जनाब आवाम को रिलीफ देना है, ये सब कुछ करना है। अगर वो वजारत खजाना से पूछते तो वो उनको नहीं करने देता, तो वो कवर अप हो गया। तो कोई नई बात वो नहीं है। असल बात ये है कि ये 15,000 अरब अगर हुकूमत नहीं रोकेगी तो कौन रोकेगा? सर, आईएमएफ के बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर 18% तक टैक्स का मुतालबा है और जो लेवी का हदफ है वो भी 859 अरब से बढ़ाकर 1080 अरब रुपए तक ले जाने पर जोर दिया गया है। तो फिर इस मैकेनिज्म के तहत ज़रा बता दीजिएगा कि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्या हो जाएगी और फिर उस पर मजीद सेल्स टैक्स और लेवी वो कितना बनेगा? देखिए, मैं पहले आपको एक बात बता दूं, ये तो खुदकशी होगी कि हम पेट्रोल पर 18% जीएसटी लगाएं। ये फैसला नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए कि वैसे ही फिर अगर आपने अपने आप को तबाह बर्बाद करना है, इसलिए कि अभी तो पेट्रोलियम लेवी जिसे मैं भत्ता कहता हूँ वही आप 1100 अरब रुपया ले रहे हैं। हालांकि अब से चंद साल पहले ये चंद अरब रुपया हुआ करता था। इसमें सूबों का भी हिस्सा नहीं होता, वफाक पूरा ये भत्ता ले लेता है। तो उसके बावजूद आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इतनी है, आपकी प्रोडक्शन। देखिए, मेरे मुल्क का डिस्काउंट रेट 22% है, भारत का जो है वो 6% है, दूसरे मुल्कों का 4% है। मेरी महंगाई इस वक्त 25% है 10 माह की, दूसरे मुल्कों की 5 या 6% है। तो आखिर हमें इस मुल्क में कोई इसी माहौल में जिंदा रहना है। तो आईएमएफ ये आपको नहीं मजबूर करेगा कि आप 18% जीएसटी लगाएं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, हाँ, वो ये कहते हैं कि भाई आप टैक्सों की चोरी रोकें, आप मईशत को दस्तावेजी बनाएं, आप स्मगलिंग को रोकें। क्योंकि अभी आपने देखा, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि पेट्रोल के ट्रक जो हैं वो ईरान से स्मगलिंग होके आ गए। हमारी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कहती है हम डॉलर की स्मगलिंग रोकेंगे। अरे भाई, डॉलर की स्मगलिंग आप कैसे रोकेंगे? आप तो ट्रकों की स्मगलिंग नहीं रोक रहे जो बड़े पैमाने पे आ रही है। तो वो खराबियां चूंकि रोक नहीं रहे, हम अशराफिया की मईशत हैं, अशराफिया को नाराज करना नहीं चाहते। तो आईएमएफ की आड़ में, आईएमएफ का नाम हम ये सारे कभी जीएसटी बढ़ाते हैं, कभी पेट्रोलियम लेवी बढ़ाते हैं, कभी बिजली के लेकिन बढ़ाते हैं। सर, यहाँ पर देखें ना, हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता किया, दूसरी तरफ हमने बिजली महंगी कर दी। ये सेमाई एडजस्टमेंट की मद में 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट तक वसूल किए जाएंगे आवाम से। पहले ही महंगाई की चक्की में हम पिस रहे हैं, हुकूमत बिजली को रो रहे हैं, फिर बड़ी तादाद में आवाम ने सोलर लगवाएं तो उन पर भी पहले टैक्स की बात हुई, फिर नेट मीटरिंग बंद करने की बातें सामने आई। इसका हल क्या है सर? क्योंकि जो आईपीपीज के साथ मुआहदे हैं वो तो अगले कई सालों तक चलने हैं। देखिए, पहली चीज तो ये है कि उस माहदे को हम अगर कानूनन चाहते तो हम उस पर नजरसानी कर सकते थे। सही। मैंने हुकूमत को ये कहा था कि जिन लोगों ने ये गलत बयानी करके ये एग्रीमेंट किए, मतलब मिली भगत से, ये आप उनको ईसीएल में डाल दें, इन लोगों को नहीं जाने मुल्क से बाहर। देखिए, इस मुल्क को आप लूट नहीं सकते हैं। ये मुआहदे गैर कानूनी थे, अगर किए भी थे। हुकूमत का ये तो नहीं होता ना कि ये धोखेबाजी करे, उनको ईसीएल में डालें। और तो यही लोग जो है, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, उन मुआहदों पर नजरसानी करके कीमतें जो है कम करेंगे। 1800 अरब रुपया सर्कुलर डेट आपको इन मुआहदों की वजह से है। लेकिन हम अशराफिया को नाराज नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि बिजली के नर्ख जो है वो बार बार किस क्यों बढ़ेंगे, मैं आपको बता दूं। देखिए, अभी आपकी इंपोर्ट्स बढ़नी है जो आपने रोकी नहीं थी। रुपए की कदर अगले माली साल में गिरेगी, इसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। हमारी रुपए की कदर हमारी गिरनी है, आपको पता है। और हमारे पेट्रोल के नर्ख, जैसे आपने खुद ही बताया, वो सही है कि जब आप भत्ता बढ़ाएंगे पेट्रोलियम लेवी तो पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख बढ़ेंगे, उससे बिजली की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। ईरान से आप गैस लेना नहीं चाहते अपने सियासी मजबूरियों की वजह से, स्मगलिंग हम रोकना नहीं चाहते। 1500 अरब रुपए जो बताया है वज़ीर आज़म साहब ने, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, वो उन्होंने एफबीआर का कहा है।
उन्होंने सूबों की तो बात ही नहीं की, दूसरे टैक्सों की तो बात नहीं की। मैंने कई महीने पहले कहा था 1 साल में 22,000 अरब रुपया हम कम वसूल कर रहे हैं। मैं साबित कर सकता हूँ। वज़ीर आज़म ने जो 15,000 अरब आप कहा है वो तो सिर्फ FBI का कहा है। आप उसके बड़े हिस्से को रोकें। ये हमारी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कमेटी की जो जिम्मेदारी है कि वो सियासतदानों को बुलाए कि जनाब आपके एजेंडे में तो ये लिखा है मंशूर में, जिसकी बुनियाद पे आप इलेक्शन जीते हैं, कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे, काले धन को सफेद होने से रोकेंगे। तो कौन सी मंशूर के मुताबिक अगर बजट बना दिया जाए, वफाक और सूबे ने उसे हिम्मत दिया मंशूर को, तो मैं ये चाहता हूं कि वो उनको मजबूर किया जाए कि जिस मंशूर पर आप आए हैं उस पर अमल करें। उसके तहत बजट बना दिया जाए तो फायदा होगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहिद हसन साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। अकील साहब, आपसे ही इस बात का जवाब ले लेते हैं। वो आपने बराह रास्त मंजर देख लिया, आगाज में आंख में कुछ गया तो वो आंसू निकल गए, लेकिन आवाम के साथ तो बाकायदा आप लोगों ने किया है। आवाम 8-8 आंसू रो रहे हैं 15 रुपए सुन के, और फिर उसके बाद 4 रुपए का पेट्रोल। सर क्या हुआ है ये? किरण, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो देखें, पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है, हमारी पार्टी का एक मैनिफेस्टो है और उसमें हत्तुल इम्कान वज़ीर आज़म साहब की कोशिश है कि आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए, और रिलीफ फराहम हो भी रहा है। ये नहीं है, लाइट डीजल ऑयल देख लें, LPG देख लें, केरोसिन देख लें, और इस माह जो मई का महीना था इसमें 20 रुपये जो है डीजल कम हुआ है और 25 रुपये पेट्रोल कम हुआ है। तो ये बात तो नहीं है कि पैसे कम नहीं हो रहे, कीमतों में कमी नहीं आ रही। कल क्या हुआ? देखें, कल की जहाँ तक बात है, एक क्लैरिफिकेशन थोड़ी सी आई, क्योंकि पिछली जो 15 मई की समरी थी वही दोबारा गालबन इनएडवर्टेंटली मूव हो गई थी और इस वजह से हुआ। तमाम तर कीमतों को देखा जा रहा है, ये ऐसी बात नहीं है। एक्शन हुआ कोई उस पर? देखें, आई थिंक एक ह्यूमन एरर था, एक मिस्टेक थी, एंड आई थिंक इसको जस्ट लेट इट बी अ मिस्टेक। बिकॉज़ वज़ीर आज़म की हिदायत की खबर कैसे चल गई? देखें, मेरे ख्याल से एक तो इतलाक उसका जो हुआ वो 12 बजे के बाद हुआ। 12 बजे से पहले अगर पेट्रोल किसी ने सस्ता बेचा तो वो ओगरा की तरफ से चले, एक ह्यूमन एरर हुआ, ओगरा की तरफ से होना चाहिए था, फिर वो हिदायत होनी चाहिए थी। लेकिन वज़ीर आज़म की हिदायत पर ये चीज़ सामने आ जाना, ये तो फिर चलना ही चाहिए था कि ओगरा की तजावीज़ है ये सामने। ह्यूमन एरर में ले लीजिएगा इसको, उससे ज़्यादा नहीं। और ये नहीं कि कीमत कम नहीं हुई, कीमत तो फिर भी कम हुई ना। सर, वज़ीर आज़म की हिदायत भी ह्यूमन एरर में ले नहीं, देखें, आवाम को रिलीफ तो फराहम हुआ ना। एट द एंड ऑफ द डे जस्ट लुक एट द बिगर पिक्चर, और बिगर पिक्चर ये है कि आवाम को रिलीफ बतदरीज मिल रहा है, वक्तन फ़वक्तन अशाए खुर्दनोश हो, बाकी दीगर चीज़ें हों, पेट्रोल हो, बाकी आटा हो, चीनी हो, खाने पीने की चीज़ें हो, तमाम चीज़ों में लार्जर पिक्चर में अगर देखें जो आप बात कर रहे हैं, तो उससे तो फिर ये लगता है कि अगर ओगरा की जानिब से एक गलत समरी मूव हो गई तो जो आपके साइड के जो वज़रा थे उन्होंने वज़ीर आज़म की हिदायत बनाकर उसे पेश कर दिया। नहीं, इसमें क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, और आज मेरे ख्याल से डॉक्टर मुसद्दिक साहब ने बिल्कुल इस पर क्लियर किया है और क्लैरिफिकेशन दी है, और ये वहीं से नंबर्स आ रहे हैं। हम कोई माजरत के साथ PTI की हुकूमत नहीं है कि जो खुद ऑन पर्पस IMF का एग्रीमेंट वायलेट करें और जाते जाते जो है 10 रुपए कम कर दें। हम तो देख रहे हैं कि इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है। बिगर पिक्चर की जिस तरह मैंने बात की, उस बिगर पिक्चर को देखते हुए 38% से आपकी 17% पे इन्फ्लेशन आ चुकी है, तो अवाम को फायदा मिल रहा है। ऐसे ही है सर, इंशाल्लाह आगे भी देखेंगे। ह्यूमन एरर में लें सर इसको, ये अवाम को फायदा तो पहुंच रहा है बकौल अकील साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर फ़र्ज़ करे मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत जी PMLN की या पीपल्स पार्टी की ना होती, PTI की होती, फिर क्या सूरत हाल यही होती जो अभी है? तो अकील साहब का वर्जन भी यही होता। सही, जो अभी है ये अपने सीने पर हाथ रख के जवाब दे कि आपका वर्जन यही होता, आपकी मंतक यही, आपकी लॉजिक भी यही होती। देखिए, बात ये है, हम टेक्निकल बातों में लोगों को घुमाते हैं, कौम को घुमाते हैं। नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि जितना भी खसारा है आपका, जो भी नुकसान है, वो सारा कौम उठाता है। मुझे ये जवाब दीजिए आप, मैंने भी कल सुना, मैं किसी टॉक शो पर था कि एक तरफ ओगरा की तरफ से 4 रुपये कुछ ऊपर की बात हो रही थी, बीच में देखा वो टिकर चल रहे थे कि नहीं, वज़ीर आज़म ने हिदायत जारी की कि 15 रुपये का। मैंने कहा ये तो काफ़ी, मैं फारिस के शो में था, फारिस ने कहा ये तो काफ़ी कीमत कम की गई है। यकीनन हम खुश हुए। लेकिन आज जब हमने मुलाकात देखी वज़ीर ख़जाना की और प्राइम मिनिस्टर की,
बाहर जो खबर आई कि वज़ीर ख़जाना ने प्राइम मिनिस्टर के हुक्म मानने से इनकार कर दिया जी कि 15 रुपये हम कम नहीं कर सकते, बात वही है जो 4 रुपये का है, कुछ ऊपर। जब सूरत हाल ये हो, इसका मतलब ये है कि कौन बेखबर है, किसको इल्म नहीं है। क्या वज़ीर आज़म को इल्म नहीं है कि ओगरा ने मुझे क्या सजेस्ट किया है जी और मैं 15 का हिदायत दे रहा हूँ, क्या उस आपके इल्म में लाए बग़ैर आप ये हुक्म दे रहे हैं? इस कंफ्यूजन में क्या हुकूमत है, ठीक क्या वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना है? हाँ। इस कंफ्यूजन से आपकी मईशत पर क्या असर पड़ेगी? आपने खुद पेट्रोल पंप वालों की बात की, जी, वो नुकसान हुआ कहते हैं कि उनको। हमें नुकसान हुआ है। हाँ। तो ये नुकसान किसका है? हाँ। तो इससे और अब ये भी देखना पड़ेगा कि क्या सर फिर वो नुकसान को पूरा और बेयर जो है वो गवर्नमेंट करती है, इसके लिए कोई मैकेनिज्म है या नहीं है? अब साथ ही रहिए। जी जी कंप्लीट। दूसरी बात ये, एक तरफ आप 4 रुपये जी पेट्रोल सस्ता करते हैं, हाँ। दूसरी रुपये कुछ कम 4 रुपये आप बिजली महंगी कर रहे हैं। जी तो क्या आवाम को क्या रिलीफ मिला? आपने क्या रिलीफ दी? इसलिए आवाम सिर्फ इसलिए पैदा हुए हैं कि वो हुकूमत को पैसा दे, इदारों को पैसा दे, हुक्मरानों को पैसा दे। अच्छा सर, लेकिन आवाम इसमें जो बात है ना वो ये है कि बजट के बाद मजीद पेट्रोल महंगा होने जा रहा है, मजीद बिजली महंगी होने जा रही है। अभी आप एक बजट तो अभी पेश होगा ना, 10-15 दिन के बाद बजट पेश हो जाएगा, 6-7 दिन के बाद। हाँ, तो 7-8 दिन के लिए आप आवाम को 4 रुपये रिलीफ देते हैं, ठीक। लेकिन 15 दिन के बाद या महीने के बाद पता नहीं क्या टिक्का लगाएंगे। एक काम और करें, अभी शाहिद साहब जो बातें कर रहे थे सर, वो तो बहुत खौफनाक है कि रुपए की कदर भी मिल रही है। हाँ, एक काम और करें, जी इनसे ये पूछिए कि गंदम स्कैंडल में जो 300 अरब रुपए करप्शन हुआ उसका क्या हुआ? ठीक सर, आते हैं इस पे, पूछते हैं वो 4 ऑफिसर्स को मुअत्तल करने की बात की है। अच्छा आप जी। मैं एक सवाल कर रहा हूँ, क्या ये इतना बड़ा स्कैंडल जी ये 4 ऑफिसर का काम है ठीक ठीक या इसके पीछे कोई कुव्वत और ताकत है ना? तो उसका नाम क्यों नहीं लेता? इंक्वायरी में उनका नाम क्यों नहीं है? बस ये 4 अफसर इतने शुजा हो गए, इतने दिलेर हो गए कि उन्होंने 300 अरब रुपए हड़प कर दिए। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक है। वैसा अभी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो फरमाइएगा ज़रा, टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, अगर आप भी कमेंट करना चाहें पेट्रोल वाले मामले पर तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये बताइए सर, ये FIA ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन साहब, उमर अयूब को तलब किया है, पेश होंगे, वो बयान रिकॉर्ड करवाएंगे? क्योंकि बानी ने तो इस मामले में शामिल तफ्तीश होने से इनकार कर दिया था, जब उनके पास गए थे उन्होंने कहा अपने वकला की मौजूदगी में बात करेंगे, जो भी करेंगे। तो सर अब जिन लोगों को, बाकी लोगों को नोटिस किए गए हैं वो पेश होंगे वैसा? हाँ, मेरे ख्याल में पेश हो जाएंगे और डिपेंड करता है, वो फैसला कर लेंगे। ये शायद मेरा ख्याल है वो पेश होंगे और अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाएंगे। इसमें देयर इज़ नथिंग इन इट। ये तो एक आप राई का पहाड़ बना रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, और इसको प्ले आप करके आप खुद कॉन्शियसनेस का मुजाहरा कर रहे हैं बिला वजह, बिला जवाज़। अगर किसी ने कोई हिस्ट्री से कोई बात कह दी है तो हिस्ट्री में तो हिस्ट्री का कलम तो बड़ा जालिमाना तरीके से सच्चाई लिख देता है। वो सच्चाई अगर कहीं मौजूद है और वो जिक्र हो गया तो उसमें कौन सा गुनाह हो गया? कोई ऐसी बात अगर ये लिख दी जाए कि जब वहाँ मेजॉरिटी पार्टी आ गई, जीत गई थी, उसको हक नहीं दिया गया और माइनॉरिटी पार्टी जो है उसको जो है वो यहाँ बनी, और ये फैक्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान के तोड़ने का बायस बन गए, तो इसमें नुकसान गुनाह वाली कौन सी बात है? बुराई वाली कौन सी बात है? ये एक हिस्ट्री है और सबके सामने खुली हुई हिस्ट्री है। ये अंदाज सोच का बदलना पड़ेगा हमें अपना, कि हम आंखें बंद करके बैठ जाएं और कहें कि किसी ने कुछ नहीं देखा और किसी ने कुछ नहीं पढ़ा। ये हमें बदलना पड़ेगा। अहमद साहब, कोई बुराई वाली इसमें या तो को समझ आए ना कि इसमें कौन सी ऐसी कर रहे हैं सर आपको, वो आपको ऑफर कर रहे हैं कि बगावत छोड़ें और जो आप लोगों ने पोस्ट की है, जो पोस्ट हुई है उसे डिलीट करें, मुज़ाकरात करें। तो सर पोस्ट को डिलीट करेंगे, मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ेंगे हुकूमत के साथ, क्योंकि वज़ीर क़ानून कह रहे हैं कि आप अपने इक़दामात से खुद अपने ऊपर पाबंदी लगवा रहे हैं। वो पाबंदी लगानी है तो वो कोई हरकत उन्होंने जो है वो कम से कम कोई ऐसी बात तो की नहीं कि जहाँ पे कोई भी अखलाकियात को मद्देनज़र रखा हो, कानून को मद्देनज़र रखा हो या कॉन्स्टिट्यूशन की कोई अहमियत को समझा हो। इसलिए जो करना है वो तो करेंगे, बिला जवाज़ भी करेंगे। अब बगावत की कौन सी बात है इसके अंदर?
ये कह देना कि एक मेजॉरिटी पार्टी को हुकूमत नहीं मिली थी फलां साल में और उसका एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ, तो ये बगावत की कौन सी बात आ गई इसके अंदर? ये तो हिस्ट्री है। उससे मौजूदा हालात से कंपैरिजन करना आप नहीं समझते कि ये मामला कुछ तो क्यों ना करें? संगीनियत की तरफ जा रहा है? हाँ नहीं जी, सवाल ये है कि हमेशा होता है, आप पास्ट के वाक़यात के साथ कंपैरिजन करते हैं मौजूदा हालात को और उसी के कहते हैं कि आप सबक सीखो उससे। ये तो हमेशा होता आया है, आप कोई सीखे या ना सीखे वो अलग बात है। इसमें बगावत की कौन सी बात आ गई? कोई रमक भी नहीं है बगावत की जरा बराबर भी। अकील साहब, एफआईए ने पहले खान साहब से पूछगछ, बिल्कुल ठीक सर, आपका कमेंट आ गया है इस पर। अकील साहब, पहले बानी पीटीआई से पूछगछ का फैसला किया, वहाँ से इनकार हो गया, वकला के बगैर बात नहीं करेंगे, फिर उसके बाद ये नोटिस कर दिए 3 रहनुमाओं को। अगर सर इस पोस्ट का मतन ऐसा है कि जिस पर केस बनता है, तो ये कोई बहुत लंबी चौड़ी चीज़ तो नहीं है, ये तो चंद घंटों की का मामला है। केस इसके ऊपर बन जाना चाहिए। डिजिटल फुटप्रिंट से मालूम हो सकता है कि ट्वीट कहाँ से किया गया, पोस्ट कहाँ से हुई, किस मुल्क से हुई, किस शहर से हुई, आईपीपी के थ्रू। तो फिर आईपी के थ्रू हो सकता है, तो फिर इतनी भाग दौड़ क्यों हो रही है? किरण, मैं थोड़ा सा इसके एक स्टेप पीछे लूँगा और उसमें यह है कि मैं अहमद अवैस साहब की बात सुन रहा था। बात हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की नहीं है, बात यह है कि जो अभी फिल वक्त ट्वीट पिन हुई है इनके अपने ऑफिशियल पेज पे, डॉक्यूमेंट्री, वो डॉक्यूमेंट्री है और जो कि ये 8 तारीख को अपने इस्लामाबाद के रवात वाले जलसे में चलाना चाह रहे हैं और ये इनका एलामिया जारी हुआ है। अब तो बिल्कुल स्टेट के साथ ये महाजा राय पे उतर आए हैं, इदारों के साथ महाजा राय पे उतर आए हैं। बात हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की अब नहीं रही, बात उससे कई आगे चली गई है। और बात असल में है क्या? बात है इंतशार फैलाने की, बात है मुल्क को 2 लाख दोबारा करने की, खुदा ना खास्ता। फिर क्या रवात वाला जलसा जो है, जिसपे बड़ी सख्त शराइत लगाकर आप लोगों ने इजाजत तो दे दी है, फिर ये क्या मनसूख भी हो सकती है? मैं तो कहूँगा कि ये बिल्कुल फिलफौर मनसूख करना चाहिए इनका जलसा। और जलसा इसलिए कि किसी इंतशारी टोले को कोई जमहूरियत इजाजत नहीं देती कि वो इस तरह का तूफान। आपकी राय है या हुकूमत डिस्कस कर रही है इस पर? हुकूमत बिल्कुल सोच रही है इसके ऊपर और हुकूमत सोचेगी, क्योंकि इन्होंने जो ट्वीट की उसके ऊपर ये इनकी अपनी हुकूमत का कानून बनाया हुआ है। पाकिस्तान की फौज के सिपा सालार की तस्वीर भी आखिर में लगाई और इस तरह उसकी मुताबिकत ये बेसिकली जो इजाजत दी गई है ये अदालत की तरफ से दी गई है, तो फिर क्या ये मामला फिर लिंगर ऑन करेगा, अदालत भी लेके जाएंगे? बिल्कुल। देखें, अब मुझे तो समझ नहीं आती, मैंने अपने इतने अरसे की प्रैक्टिस में, जो फौजदारी प्रैक्टिस मैंने की है, हमें तो कहा जाता है थानों से दूर रहें, हमें तो कहा जाता है वकील का कोई काम नहीं है किसी थाने में जाके किसी मुलजिम के साथ वहाँ पे पेश होना, अदालत में आपका काम है अदालत में पेश हो। 161 का बयान जो है वो कौन से वकील की मौजूदगी में हो रहा है? मेरे ख्याल से एक सिंपल स्टेटमेंट है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, वो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं उस मामले को। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद मैंने कहा कानून अपनी हरकत में आएगा, अपना रास्ता अख्तियार करेगा। अगर आप समझते हैं कि आप मुल्क तोड़ने की तहरीक चलाएंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, और यही हुआ। उसके बाद एफआईए ने नोटिस लिया, और अगर बानी पीटीआई इस जिद पे हैं कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को कोई जवाब नहीं देना, अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करवाना, तो वो लोग जो अभी एक ऐसी गुमगू की सिचुएशन में हैं जिनको ये नहीं पता, एक पार्टी का मेंबर उनका कहता है कि जी ये उनकी इमा पे हुआ, उनकी इंस्ट्रक्शन पे हुआ, दूसरा कहता है कि मालूम नहीं है, तीसरा कहता है ऐसा नहीं होगा। तो ये तो पहले आपस में तो तय करें। आपने बात सुन ली अकील साहब की, हुकूमत क्या समझ रही है इस पोस्ट से? वो समझते हैं कि फौज को बगावत पर उकसाने के जुमरे में आती है ये पोस्ट जो आज तक पिन हुई है बानी चेयरमैन के, बानी पीटीआई की ट्विटर अकाउंट पर, एक्स अकाउंट पर। जमीयत उलमाए इस्लाम का क्या ख्याल है सर उस पोस्ट के बारे में? देखी होगी देखिए किरण बीबी, जमीयत उलमाए इस्लाम ने तो बाकायदा इस पर कोई ऑफिशियली मीटिंग नहीं की है कि ये क्या सिलसिला चल रहा है, ठीक। लेकिन मैं अपनी ज़ाती राय देता हूँ। बात यह है कि 76 साल में ये मुल्क, इस मुल्क के हुक्मरान, सियासतदान, पॉलिसियाँ तजादात के शिकार हैं। सही। अब सवाल ये है कि मुल्क 2 लख्त हुआ, ये एक हकीकत है और मुल्क तकलीफ दे हकीकत है। बिल्कुल तकलीफ दे हकीकत है, किसी को इससे खुशी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि किसने किया, बाकी अहमद रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने की नौबत बाद में आएगी,
उस वक्त रूल को, ठीक है ना। तीसरी बात ये भी हकीकत है, मालूम है कि वो कौन था। तीसरी बात यह है कि अक्सरियत वोट किसको मिले, अक़लियत किस पार्टी के पास थी, तो फिर ये भी एक हकीकत है, मालूम है। और ये भी एक हकीकत है कि हुकूमत अक्सरियत के हवाले क्यों नहीं की गई, अक़लियत के हवाले क्यों की गई, ठीक है ना। ये तमाम हकीकतें हैं, इससे आप इनकार कैसे कर सकते हैं। एक बात सही, अगर किसी ने इसका जिक्र किया, किसी ने इसका जिक्र किया, क्या इससे पहले दिगर सियासी क़ियादतों ने आज भी मौजूद है, जिंदा है, उन्होंने जिक्र नहीं किया, किया है उसका जिक्र। आप पुराना क्लिप्स उठा के देखिए, तो सबने किया है। हाँ, तो जब सब ने किया तो फिर उन सबको हथकड़ी डाल के बगावत का मुकदमा बना के अंदर डाल दें। ठीक, लेकिन सर मैं ब्रेक के बाद आप यहीं से कंटिन्यू कर लीजिएगा, ब्रेक की कॉल आ गई, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। तीनों मौजूद मेहमान साथ ही मौजूद। वेलकम बैक वंस अगेन जी। अहमदुल्ला साहब आप कंप्लीट कर लें, फिर देखिए दूसरी बात यह है कि बात वीडियो चलाने तक, जी जो वीडियो चलाया गया है, जिसने भी पोस्ट किया है, जिसके अकाउंट से भी चला है, बात यहाँ तक क्यों पहुँची, असबाब और अवामिल क्या है, ज़रा इसको भी जानते ना। दूसरी बात यह कि सेठ वकार मरहूम ने एक फ़ैसला दिया आर्टिकल 6 के तहत मुशर्रफ के ख़िलाफ़। उन्होंने तो कानून और आइन के तहत फ़ैसला दिया होगा ना। एक सिटिंग जज था हाई कोर्ट का, पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था, उस पर हम क्यों इतने सिखपा हो गए। उन्होंने तो आइन कानून के तहत फैसला दिया, एक आइनी और कानूनी पोजीशन पर बैठ के हम क्यों सिखपा हो गए। सही, ठीक है ना। अच्छा, तो सर, मुझे ये बताएं। असल ये था। तीसरी बात ये, अगर इस पोस्ट करने पर ठीक है वो उस पर बगावत का मुकदमा बनता है, तो आज़ाद कश्मीर में वो अहमद फरहाद ने कौन सा गुनाह किया था जो हफ्ते गायब था। एक शेर पढ़ा था ना, उस शेर के नतीजे में उससे उठा लो, तो उठा दिया उसको। 2 हफ्ते गायब था, कोई मानने के लिए तैयार भी नहीं था। शेर पुराना था, हाँ, जो भी था पुराना शेर के हवाले से पोस्ट करने पर उनको उठाया। तो कश्मीर में वो बेचारा क्या कर सकता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ बोलने पर भी पाबंदी है, लिखने पर भी पाबंदी है, सोचने पर भी पाबंदी है। सरकार में बेसिकली मुदाखलत पे उठाया गया था। FIR जो हुई थी वो वहाँ से गुजर रहे थे, कश्मीर की पोस्ट पर भी नहीं, वहाँ से गुजर रहे थे, कार्य सरकार में मुदाखलत हुई थी और फिर उस पर उनके ऊपर मुकदमा हुआ था। हमें पता है FIR कैसी हुई उनके खिलाफ, कार्य सरकार में उन्होंने क्या मुदाखलत की, कौन सा आसमान गिरा कार्य सरकार में मुदाखलत। ठीक, अच्छा सर, एक और चीज़ अभी आ रही है, लीगी रहनुमा जो है वो दावा कर रहे हैं कि मौलाना साहब के साथ राब्ते भी बहाल हो गए हैं, जल्द मौलाना साहब मान भी जाएंगे। तो सर किन शराइत पर मान रहे हैं मौलाना साहब? जब मौलाना साहब मान जाएंगे तो फिर मौलाना क्या करेंगे, ये तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, ये आपको पता होगा अगर मान जाएंगे तो। आपने हमारे लीगी रहनुमा दावा कर रहे हैं, जो लीगी रहनुमाओं का हवाला दिया, वो कहते हैं जब मौलाना मान जाएंगे तो फिर मौलाना क्या करेंगे। आपके साथ हुकूमत में कबड्डी खेलेंगे, शायद हुकूमत मुखालिफ जो एहतजाज है वो नहीं करेंगे। एक बात मेरे सुनिए, हाँ। इस हुकूमत को सपोर्ट करना अपनी सियासत पे कुल्हाड़ी मारने की मुतरादिफ है। आज आप इस मुल्क में रेफरेंडम कर लें कि ये हुकूमत अवामी मैंडेट का हामिल हुकूमत है या नहीं, आज रेफरेंडम कर लें। पाकिस्तान की आज अल्हम्दुलिल्लाह साहब आप ऑन रिकॉर्ड आवाम को बता दें कि किसी भी सूरत मौलाना साहब इस हुकूमत को सपोर्ट नहीं करेंगे, इस हुकूमत के साथ नहीं होंगे। मैं आपको कहूँगा कि किसी भी सूरत में जमीयत उलमा इस्लाम हुकूमत को सपोर्ट नहीं करेगी, न वोट करेगी, न हुकूमत का हिस्सा बनेगी, अपोजिशन में पार्लियामेंट के अंदर रहेगी और पार्लियामेंट के बाहर अवामी असम्बली लगाएंगी। और आज भी मुजफ्फरगढ़ में अभी हमारा जलसा जारी है, अवामी असम्बली, यही सिलसिला जारी रहेगा। ठीक, आप रिकॉर्ड पर ले आए हैं इस बात को। अहमद उवैस साहब, सर PTI की क़यादत चीफ जस्टिस साहब के ऊपर एतराज़ात उठा रही है। कल मेरे प्रोग्राम थे सेनेटर मोमिन साहब और वो फरमा रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब अपने आप को इस बेंच से, फुल कोर्ट से अलहदा कर लें। हालांकि आप ही लोग थे सर जो चीफ जस्टिस साहब से मुतालबा कर रहे थे कि फुल कोर्ट बेंच जो है वो तश्कील दिया जाए और अब जो है उसी पर बेंच पर और जो बेंच की सरबराही कर रहे हैं उन पर एतराज़ कर रहे हैं आप लोग। मेरे ख्याल में वो एक इस जजमेंट की बुनियाद पे कर रहे होंगे कि एक जस्टिस गुलजार साहब जब चीफ जस्टिस थे तो वो उस वक्त एक केस में जिसमें काजी साहब भी तशरीफ़ फरमा थे और बेंच के में बैठे हुए थे, और उसके बाद कुछ इनके रिमार्क्स की वजह से
उन्होंने ये एक बाकायदा रिपोर्टेड जजमेंट है जिसमें उन्होंने ये लिख दिया था कि आइंदा कोई केस जिसमें इमरान खान से मुतल्लिका होगा तो वो उसके अंदर उनको नहीं बिठाया जाएगा। तो उस रेफरेंस से शायद ये बात हुई होगी, वरना फुल कोर्ट तो अच्छी बात है, बैठ रहा है, ठीक है। और वो अगर अदरवाइज़ कोई ऐसी बात नहीं है, बैठना चाहिए, बैठें। अब अगर वो बैठना चाहते हैं तो ज़रूर बैठें और करें फैसले जल्दी जल्दी जो करने हैं, लेकिन इंसाफ के पहलू को मद्देनज़र हमेशा रखना चाहिए जी इस बड़े मनसब के ऊपर बैठ के, और यही एक्सपेक्टेड है। सर, कोर कमेटी ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया कि वो चीफ जस्टिस साहब से इस बात की गुजारिश करें या रिक्वेस्ट करें कि वो बेंच से अलहदा हो जाएं, जो मोमन साहब कल बात करके गए स्टूडियो में? मेरे इल्म में नहीं है, कोर कमेटी में ऐसी कोई बात नहीं हुई। अगर कोई ऐसे फैसले की नहीं, मेरे से कोई बात नहीं हुई, मेरे इल्म में ये बात नहीं है वैसे, बिल्कुल। अच्छा अहमद साहब, सर आपको लगता है कि चीफ जस्टिस पर एतराज करके किसी भी किस्म का रिलीफ हासिल किया जा सकता है या दूसरी सूरत में इसका नुकसान हो सकता है? मुझे नुकसान तो इतने हो चुके हैं, और क्या नुकसान होगा। चीफ साहब ने जो फैसला सुनाया था, इलेक्शन सिंबल का फैसला रात के 11 बजे सुना के, इससे बड़ा नुकसान क्या कर सकते थे वो। ये तो छोड़ें आप, माजी में जो बातें हो गई हैं। हम तो कहते हैं कि आगे वे फॉरवर्ड होना चाहिए, आगे चलें, पिछली गलतियां हुई सही हुई, आगे ठीक होके चलें, इंसाफ के तकाजे पूरे करें और उस मनसब को एहसास करें, क्योंकि हम समझते हैं कि जज जब इंसाफ की कुर्सी पे बैठता है तो वो के लिए तो हुकूमत आपसे बात करने को तैयार है, हुकूमत आपके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार है, लेकिन वे फॉरवर्ड के लिए तो आप लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। आपकी तरफ से तो कैटेगोरिकली कह दिया जाता है कि हम ये देखें ना, अभी डाकों के साथ बैठेंगे ही नहीं, या उनके साथ ही नहीं बैठेंगे जिनके पास पावर ही नहीं है। बात यहाँ की थी कि मेरी बात सुनिए, मैंने आगे भी ये बात की थी कि वे फॉरवर्ड का इसमें हुकूमत के मुज़ाकरे का तरीका ये होता है। और आप अगर थोड़ी सी हिस्ट्री में चली जाइए तो जब भुट्टो साहब के ऊपर भी रिगिंग का चार्ज लगा था और बड़े एजिटेशन हो गए थे, तो उन्होंने भी बीइंग दी गवर्नमेंट उन्होंने मुज़ाकरात का हाथ बढ़ाया था, अपोजिशन को इनवाइट किया था और कहा था TOR ये होंगी और हम बैठ के बात करते हैं। इसी तरह से अब भी अगर ये करे ना कि ये TOR होगी, हम बैठ के बात करने को तैयार हैं, देखिए बात शुरू हो जाएगी। ये लॉफ्टी स्टेटमेंट के साथ मसाइल नहीं हल होते, बात तो ये है। और बात वही आ जाती है कि ये इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, ये देखते हैं ऊपर की तरफ। और कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है कि जिस तरह अभी मौलाना ने बड़ी सही बात की है कि आज रेफरेंडम करवा लें, इनको पता लग जाएगा ये कितने पानी में है, क्या पोजीशन है इनकी। मामला तो ये बहुत खराब हुए में, लेकिन मुज़ाकरात का एक रास्ता खुलना चाहिए। अच्छी बात है, मैं उसके हक में हूं। से इस पर जरा कमेंट ले लेती हूँ जो आप बात करें। सर, आपकी पार्टी के अंदर भी, हुकूमत के अपने अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले पर क्या कोई कन्फ्यूजन मौजूद है? सागजार साहब कहते हैं कि इन लोगों से बात ही नहीं हो सकती, मुज़ाकरात ही नहीं हो सकते। मुसद्दिक मलिक साहब कहते हैं बगावत छोड़ें, आगे बढ़ते हैं। कभी सेनेट में इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि बात करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आपकी पार्टी भी डिसीजन नहीं ले पा रही है कि क्या PTI से आया मुज़ाकरात करने हैं या नहीं करने हैं? वहाँ से तो आप लोगों के लिए नो लिफ्ट है, लेकिन क्या आप लोग फाइनल डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं करना क्या है इस जमात का? नहीं, हमारा बड़ा दो टोक मौक़िफ़ है और आई थिंक 4-5 दिन पहले तक तो यही बात थी कि हमने इनको बारहा दफ़ा इनवाइट भी किया, बताया भी, कहा भी, दावत भी दी कि आप आएँ हमारे साथ बैठें। लेकिन आपको भी इतनी देर की बात नहीं है, दूर की बात नहीं है, आपको भी पता है कि ये बार बार कहते रहे कि हमने इनसे बात नहीं करनी, हमने उनसे बात करनी है, वो भी आपको पता है। लेकिन उसके बाद जो अभी 5 दिन पहले जो तमाम तर सिचुएशन हुई इस ट्वीट के हवाले से, अब हमारा दो टोक मौक़िफ़ है कि हमने जेल में बैठे शख्स से बात नहीं करनी, इनके पार्लियामान के अंदर जो मेंबर हैं वो हमसे बात करें, वहाँ पे जाके किसी से बात नहीं होगी। जो बिलखुसूस 9 मई में लोग इन्वॉल्व हैं उनसे बात नहीं होगी। ये हुकूमत का फैसला है जी, हुकूमत का। आपने देखा कि बड़ा दो टोक मौक़िफ़ है कि 9 मई में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनसे कोई मुज़ाकरात और कोई बात नहीं होगी। इनके पार्लियामेंट में जो मेंबरान हैं, अरकान पार्लियामेंट, उनसे हम बात करने के लिए तैयार हैं, हम TORs भी सेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो हमसे बात ही नहीं करना चाह रहे। तो आज जिस तरह मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा कि ये किससे बात करना है, दीवारों से बात करना चाह रहे हैं, तो सियासी मामलात का, सियासी इशूज़ का सियासी हल होगा और पार्लियामेंट के अंदर ही रह के आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा।
ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से जैसे अभी हम्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि कैटेगोरिकली बता रहे हैं वो कि आपके साथ किसी भी किस्म का ना आपके लिए सपोर्ट है, ना आपकी जमात का हिस्सा बनने जा रहे हैं, और आपकी तरफ से ये आ रही है बात कि उनके साथ मामला ऑलमोस्ट अब फाइनलाइजेशन की तरफ आ गए हैं और शायद वो हिस्सा भी हो जाएंगे, मान जाएंगे। मौलाना साहब का हमारे बहुत ज़्यादा एहतराम और एक ज़ाती ताल्लुक़ है, सियासी ताल्लुक़ के अलावा हमारी पार्टी की लीडरशिप का, और मौलाना साहब हमारे लिए नहायत काबिल एहतराम है। मौलाना साहब हमेशा जब भी मुश्किल वक़्त में हम थे तो हमारे साथ खड़े रहे, ख़्वाह वो हम हुकूमत में हों, हम अपोजिशन में हों। अभी भी मौलाना साहब की मुलाकातें हुई हैं, ये नहीं है कि इस पिछले 4 माह के अंदर मौलाना साहब की मियाँ साहब के साथ मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई, दीगर पार्टी के लोगों से भी मुलाकात वक्तन फ़वक्तन गाए बगाए होती रही। लेकिन अभी जो एक सिचुएशन ऐसी है क्योंकि मौलाना साहब और इनकी पार्टी वो दीगर अपोजिशन की जमातों से भी मिलते रहे, बिलखुसूस जिनके साथ वो एट ऑड्स थे, और बड़ा कह लें उनका एक जो सिचुएशन है उनका जहनी हम आंगी ही नहीं है उस पार्टी के साथ या उसकी पॉलिसी के साथ, और वो माजी में उनको क्या कहते रहे और ये पार्टी उनको माजी में क्या कहती रही, तो ये मिलाप होता हुआ नजर नहीं आ रहा। नेचुरल जो अलायंस है वो हमारे साथ ही है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारी कोशिशें रंग लाएंगी और मौलाना साहब और उनकी पार्टी को हम कायल कर लेंगे, हमारे साथ आएंगे, गलत साबित कर देंगे, यानी आप अब्दुल्ला साहब को आप ये कह रहे हैं। सर, ये मखसूस नशिस्तों वाले मामले पर जो भी अदालत में फैसला होता है और उसके बाद एक हाइपोथेटिकली अगर सिचुएशन ये हो जाती है कि वो तमाम नशिस्तें वापस करने की बात होती है, तो 2 जमातें तो गई थी एप्लीकेशन लेके, लेकिन आप लोगों को तो अदालत ने बुलाया था इस सारे मामले पर, और फिर JUI के हिस्से में भी आई वो मखसूस नशिस्तें। अगर वापस होने की बात होती है तो फिर क्या स्टांस होगा JUI का? मेरे ख्याल में हम जब अदालत फैसला करेगी, इलेक्शन कमीशन में फैसला, उसका फैसला भी आपके सामने है, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी आपके सामने। अब सुप्रीम कोर्ट गालिबन 3 तारीख को जी समाअत करने जा रही है। फुल कोर्ट है ना, फुल कोर्ट है जी। अदालत जो भी फैसला करेगी हमें क्या इतराज़, हमें कोई इतराज़, जो भी अगर आपको वापस मिलती है तो आप नशिस्त से लेंगे। जब अदालत फैसला करती है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ठीक सही। लेकिन अगर अदालत ने फैसला किया कि आपका हक नहीं बनता है, ना बने, सही, किसी भी सूरत में आपके लिए जो है वो काबिल कबूल होगा। बहुत शुक्रिया हम्दुल्ला साहब, अकील साहब और अहमद उवैस साहब, तीनों मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो 2 जगहों पर बड़े खेल होने जा रहे हैं। एक तरफ बड़ा अजीब सा खेल है यानी इंडिया में, और एक तरफ मेगा इवेंट हो रहा है। दोनों की बात करते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी नाजरीन। मोदी की होगी हैट्रिक या कांग्रेस करेगी हिंदुस्तान पर अगले 5 साल हुक्मरानी। इंडियन लोकसभा यानी ऐवान ज़ेरी के 7 मराहिल पर मुश्तमिल तवील इलेक्शंस का 7वां और आखिरी मरहला मुकम्मल होने के बाद वोटर्स की राय पर मुश्तमिल एग्जिट पोल आना शुरू हो गए हैं, जो मोदी की तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म की कुर्सी पर वापसी के इशारे दे रहे हैं। इंडिया में हुकूमत बनाने के लिए किसी भी जमात को लोकसभा की कम अज़ कम 272 नशिस्तें दरकार होती हैं। इंडियन न्यूज़ चैनल NDTV के मुताबिक 6 एग्जिट पोल्स बीजेपी की सरबराही में हुक्मरान इत्तेहाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को लोकसभा की 350 से 400 तक नशिस्तें मिलने की पेशगोई कर रहे हैं। इन्हीं एग्जिट पोल्स ने रियासत कर्नाटका, महाराष्ट्र और केरला में जीत की भी पेशगोई की है। रॉयटर्स के मुताबिक 2 एग्जिट पोल्स की समरी हुक्मरान इत्तेहाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को 350 से ज़्यादा नशिस्तें मिलने का इशारा दे रही हैं। दूसरी तरफ यही एग्जिट पोल्स कांग्रेस की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया को 120 के आसपास नशिस्तें मिलने की पेशगोई कर रहे हैं। यहाँ ये बात वाज़ेह रहे कि ये सिर्फ एग्जिट पोल्स हैं और लोकसभा इंतखाबात के हतमी नताइज 4 जून को इंडिया का इलेक्शन कमीशन जारी करेगा। 2019 के इलेक्शंस में बीजेपी ने 303 नशिस्तें हासिल की थीं, जो NDA इत्तेहाद की बदौलत 353 तक पहुँच गई थी। दूसरी तरफ कांग्रेस ने गुज़िश्ता इलेक्शंस में 52 नशिस्तें जीती थी, जो UPA इत्तेहाद को मिलाकर 91 तक पहुंची थी। यहाँ दिलचस्प और हैरान कुन हकीकत यह है कि 2019 इलेक्शंस के हतमी नताइज भी एग्जिट पोल्स में की गई पेशगोइयों के मुताबिक ही आए थे। अगर इस मरतबा भी एग्जिट पोल्स की पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित होती हैं तो नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद मुसलसल तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने वाले दूसरे वज़ीर आज़म बन जाएंगे। इस मुमकिन जीत के लिए मोदी ने अपने रास्ते रुकावट को हर नाजायज हथकंडे से दूर किया है। इलेक्शन से पहले ही मोदी हुकूमत ने अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स, मुबैना टैक्स चोरी की तहकीकात का बहाना बनाकर मुंजमद कर दिया है।
जिससे अपोजिशन को इलेक्शन मुहिम में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। आम आदमी पार्टी समेत दीगर सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मोदी हुकूमत ने इलेक्शन से पहले मुख्तलिफ तहकीकात शुरू करके केस बनाए और उन्हें जेल में डाल दिया। इलेक्शन मुहिम में मोदी ने हर बार की तरह इस मरतबा भी पाकिस्तान दुश्मनी और मुसलमानों से नफरत की गलीज़ सियासत खेली। ये तमाम हरबे आजमा कर मोदी की इक़्तिदार की हैट्रिक तो वाज़े नज़र आ रही है, लेकिन साथ ही ये फतह वाज़े कर रही है कि हिंदुस्तान में नफरत, इंतहा पसंदी और इस्लाम दुश्मनी की सियासत फिर से जीत गई है। एक बार फिर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह दुरुस्त साबित हुए हैं। बड़े बड़े आलिम, दानिश्वर, शायर फिर गलत साबित हुए हैं जो कहते थे कि हिंदुस्तान की तकसीम मुसलमानों के हक़ में नहीं है। आज वो देख लें कि 75 साल गुजरने के बावजूद में इंतहा पसंद हिंदुत्वा सोच जीत रही है और मुसलमानों को आज भी नफ़रत की निगाह से देखा जा रहा है। पार्टी कोई भी हो, हिंदुस्तान में जीत के लिए उसे टारगेट मुसलमान को ही करना होगा। यही उनकी जीत की गारंटी है। मुसलमानों को हिंदुस्तान में इक़्तिदार तो दूर, बुनियादी हुकूक भी पामाल हो रहे हैं और इस वादे पर मोदी इलेक्शन जीत रहा है कि मुसलमानों का हक़ छीन कर वो हिंदुओं में तकसीम करेगा। आज फिर से अपने आबाओ अजदाद को सलाम पेश करने को दिल चाहता है जिन्होंने हज़रत इक़बाल के नज़रिए और मोहतरम कायद की आवाज़ पर लब्बैक कहा था। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। चंद ही घंटों में T20 वर्ल्ड कप का मेगा इवेंट शुरू होने वाला है। पहली मरतबा वर्ल्ड कप के मैचेस अमेरिका में भी होंगे। 55 में से 16 मैचेस अमेरिका, जबकि बाकी तमाम मैचेस वेस्ट इंडीज़ में खेले जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप की तारीख में पहली मरतबा 20 टीम्स टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। अमेरिका, पापुआ न्यू गिनी और युगांडा की टीमें भी पहली मरतबा किसी भी T20 वर्ल्ड कप में शिरकत कर रही हैं। शॉर्ट फॉर्मेट की हुक्मरानी की सबसे बड़ी लड़ाई का आगाज़ जो है वो मेज़बान टीम अमेरिका और कनाडा के दरमियान मुकाबले से होगा। ये मैच अब से तकरीबन 6 घंटे बाद पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5:30 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम टूर्नामेंट के लिए अमेरिका पहुंच चुकी है, जहां वो अपना पहला मैच 6 जून को मेज़बान अमेरिका के खिलाफ खेलेगी, जबकि इवेंट और दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा और हाई वोल्टेज मुकाबला पाक भारत मैच 9 जून को न्यूयॉर्क में होगा। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इस मेगा इवेंट के लिए ग्रीन शर्ट्स की तैयारी भी मेगा ही है? ये सवालात उठाने की बुनियादी वजह हमारी कौमी क्रिकेट टीम की हालिया कारकर्दगी है। चंद दिन पहले ही बाबर 11 पहली मरतबा आयरलैंड जैसी कम तजर्बेकार टीम से मैच हारी, फिर न्यूजीलैंड से भी सीरीज़ ड्रॉ हुई थी और इंग्लैंड से तो अभी ताज़ा शिकस्त खाकर वर्ल्ड कप के मैदान में कदम रखा है। 2022 में बाबर आजम की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल इंग्लैंड से हारने के बाद से गुज़िश्ता 2 सालों में कौमी क्रिकेट टीम सिर्फ आयरलैंड के खिलाफ सीरीज़ जीतने में कामयाब रही है। हद तो यह है कि इस दौरान अफगानिस्तान जैसी कमज़ोर हरीफ के हाथों T20 सीरीज़ में 2-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। मुसलसल नाकामियाँ और एवरेज परफॉर्मेंस दिखाने वाले ग्रीन शर्ट्स को अब T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप ए में इंडिया, अमेरिका, कनाडा और आयरलैंड का सामना करना है। ये मरहला पार होगा तो ही बात आगे फिर सेमीफाइनल और फाइनल तक जाने की नौबत आएगी। लेकिन ओपनिंग पार्टनरशिप से लेकर पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक और इंग्लैंड के खिलाफ आजम खान के विकेट कीपिंग की परफॉर्मेंस के बाद क्रिकेट फैंस को फिक्र है कि अगर टीम इसी तरह खेलती रही तो T20 वर्ल्ड कप में क्या होगा। लेकिन हम बतौर कौम आज भी हर बार की तरह इस बार भी पुरुम्मीद हैं कि हमारे क्रिकेटर्स पिछले मैचेस और सीरीज़ की नाकामियों को ज़रा भुलाएं, एक नए जोश, वलवले और जज्बे के साथ मैदान में उतरें और इस मरतबा मैचेस जीत कर कौम का दिल भी फिर से जीत लें। प्रोग्राम हो गया है। इंशाअल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।